आज हम लोग बात करेंगे मुगल साम्राज्य के पहले संस्थापक बाबर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। बाबर जो था वो तैमूर का पांचवा वंशज था। बाबर तैमूर का पांचवा वंशज था। अब ये तैमूर वंश क्या है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तैमूर वंश का नींव जो रखा था वो तैमूर लंग रखा था, और यही तैमूर लंग है। ये तैमूर लंग है, इन्होंने ही तैमूर वंश का नींव रखा था, जो 1336 से लेकर 1405 तक चला। ठीक है। तैमूर लंग, इसको तैमूर लंगड़ा भी कहते हैं। 1369 के आसपास, 1369 में इन्होंने समरकंद का बादशाह समरकंद का बादशाह बना। तैमूर लंग जो है 1369 में समरकंद का बादशाह बना। इसी समरकंद पे बाबर ने भी आक्रमण किया था और जीता था। तो 1369 में समरकंद पे बादशाह, इसका जो तैमूर लंग था, ये चंगेज खान की तरह ही विनाशकारी प्रवृत्ति का आदमी था। काफी लूटपाट मचाया था और पूरे विश्व का सम्राट बनना चाह रहा था। तो इसी लूटपाट के क्रम के दौरान 1398 में वो भारत आया। क्योंकि भारत के बारे में इसको बहुत कुछ पहले से भी जानकारी था कि भारत समृद्ध देश है, वहाँ काफ़ी सोना चांदी हीरा जवाहरात काफ़ी वहाँ पे है, जिस कारण वो 1398 ईस्वी में भारत पे आए और काफ़ी दिल्ली पहुँचे और काफ़ी लूटपाट किए। पूरा कत्लेआम कर दिया गया और यहाँ से वो धन में सोना चांदी हीरा जवाहरात राजमिस्त्री बढ़ई बहुत सारा कुछ यहाँ से वो 1399 में लेके चला गया। यानी 1398 में भारत आया, आक्रमण करके लूटपाट मचा के 1399 में पुनः रिटर्न होके वो वापस चला गया और 1405 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। बाबर के जो पिता थे वो तैमूर वंशज थे, और जबकि माता चंगेज खान वंशज की थी। ठीक है। लेकिन बाबर एक नवीन वंश का नींव डाला, जिसे हम नवीन वंश तुर्की नस्ल का एक नवीन वंश की नींव डाली, जो तुर्की नस्ल का जगताई वंशज था। जगताई वंश था, तुर्की नस्ल का जगताई वंश था, और जिसे चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर ये जगताई वंश पड़ा। परंतु आमतौर पर इसे मुगल वंश के नाम से हम लोग जानते हैं। चूंकि ये तैमूर से संबंधित है बाबर, इसलिए इसे हम लोग मुगल को हम लोग तिमूरियन भी कहते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग बाबर के परिवार के बारे में कुछ। बाबर की माँ का नाम कुतलुग निगार खानम था, और इनके पिता उमर शेख मिर्जा। और ये जो देख रहे हैं ये खुद बाबर है, और ये एहसान दौलत बेग बाबर की दादी यानी उमर शेख मिर्जा की माँ। और ये खानजादा बाबर की बाबर का बाबर की बहन यानी आपा। जब बाबर सिर्फ 14 साल का था, उसी समय उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इसे बाबर को फरगाना की राजगद्दी पर बैठा दिया गया था। बाबर के साम्राज्य विस्तार में खानजादा जो उनकी आपा यानी बहन थी, इनका काफ़ी योगदान है, और बचपन से ही ये दोनों भाई बहन में काफ़ी प्रेम था।
बाबर को जो भी संपत्ति था वो एहसान दौलत बेग यानी इनकी दादी से ही उनको मिला था बाबर को। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। 14 वर्ष की आयु में 1494 ईस्वी में वह फरगाना एक छोटे से राज्य है उसकी राजगद्दी पर वो बैठा जब वो सिर्फ 14 वर्ष का था। ये फरगाना अभी आपका उज्बेकिस्तान में पड़ता है। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने समरकंद को जीत लिया। समरकंद के बाद ये काबुल को भी जीत लिया। जब वो काबुल को जीता था तो यहाँ पे विद्रोह हो गया। विद्रोह होने के कारण बाबर दोबारा समरकंद आया। दोबारा समरकंद आया तो इधर काबुल हाथ से निकल गया। उसके बाद बाबर ने गजनी की तरफ कूच किया यानी गजनी की तरफ कूच किया और गजनी को जीत लिया। गजनी को जीत लिया। उसी समय फरगाना में विद्रोह हो गया तो दोबारा जब ये गजनी से फरगाना आया तो गजनी हाथ से निकल गया। तो हम कह सकते हैं कि बाबर समरकंद, काबुल, गजनी और फरगाना सब पर अधिकार तो हुआ लेकिन क्षणिक अधिकार हुआ यानी काफी कम समय के लिए हुआ। एक जीत रहा था तो दूसरा उसके हाथ से निकल रहा था। तो इस तरीके से वो ये सारे के सारे समरकंद, काबुल, गजनी, फरगाना सभी हार गए और ये भटकने लगे। बाबर को रहने तक का जगह नहीं था। तो चूंकि बाबर अपने पिता से हिंदुस्तान के बारे में सुन रखा था तो अंततः वह हिंदुस्तान की तरफ बढ़ा। तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच पहले चूंकि ये पूरा एरिया पहले भारत का ही था तो यहाँ जो पंजाब था, जो पंजाब का जो आधा हिस्सा जो भी पंजाब में पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है पंजाब, वहाँ एक जगह है जिस जगह का नाम बाजौर। उन्होंने बाजौर पे 1518-19 में उन्होंने बाजौर पे आक्रमण किया और वहाँ का एक किला था भेरा किला, उस पर वो अपना अधिकार जमा लिया। और चूंकि इसमें उन्होंने बारूद का भी उपयोग किया युद्ध में बारूद का सबसे पहली बार बाजौर के युद्ध में ही उन्होंने बारूद का उपयोग किया। उसके बाद ये धीरे धीरे वहाँ बाजौर के अगल बगल के क्षेत्र पर भी आक्रमण करके उस क्षेत्र को अपने में मिला लिया और क्षेत्र को जीत लिया। चलिए, तो जब बाबर बाजौर पहुंच गया था तो उस समय दिल्ली में लोधी वंश चल रहा था। और उस समय जो शासक थे वो थे इब्राहिम लोधी। जब बाबर बाजेर पहुंचा और वहां पे और उसके अगल बगल के छोटे छोटे जगहों को भी अपने कब्जे में ले लिया। उसी समय दिल्ली में लोधी वंश का शासन चल रहा था और उस समय उसके शासक इब्राहिम
लोदी थे। तो इब्राहिम लोदी के रिश्तेदार ही थे आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी। आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी, इन्होंने निमंत्रण भेजा बाबर को कि आके आप इब्राहिम लोदी को मार दीजिए, और सोचा कि इसको मार के हम खुद यहाँ के शासक बन जाएंगे। तो उसी समय राजस्थान में राणा सांगा थे। राणा सांगा ने भी निमंत्रण भेजा बाबर को कि आप इब्राहिम लोदी, आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी तीनों को मार दीजिए। इनका भी वही विचार था कि हम गद्दी पे बैठ जाएंगे। तो इसका बाबर ने खूब अच्छे से फायदा उठाया और सारी जानकारियां इकट्ठा कर ली राणा सांगा से कि किस तरीके से इधर आना है। आलम खां लोदी से, दौलत खां लोदी से सारी जानकारियां ले ली। यहाँ तक राशन की व्यवस्था भी इन लोगों ने बाबर के लिए कर दिया। तब जाके बाबर यहाँ से कूच किया और हरियाणा में पानीपत में पहुंचा। हरियाणा के पानीपत में पहुंचा और इधर से तब इब्राहिम लोदी भी यहाँ पहुंच गया 1526 में। तो इधर से बाबर और इधर से लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी। ये आप देख सकते हैं, ये इब्राहिम लोदी और इधर से ये बाबर 1526 में पानीपत की प्रथम युद्ध हम इसको बोलते हैं। दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ और इस युद्ध में बाबर विजयी रहा। इब्राहिम लोदी के भारी भरकम सेना को 1526 में बाबर ने 1526 में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया। इसके विजय का जो मुख्य कारण था वो दो मुख्य कारण था। एक था उज्बेक पद्धति, जिसको हम लोग तुगलमा पद्धति भी कहते हैं, ये सैनिकों के लिए था। और दूसरा था रूमी पद्धति यानी उस्मानिया पद्धति, जो कि तोपखानों के लिए था। तो तुगलमा पद्धति में क्या था कि मान लीजिए ये दुश्मन की सेना है, दुश्मन की सेना है और इसको इस तरीके से घेर लिया जाता था, चांद के आकार की तरह। अब दुश्मन की सेना अगर इधर से अगर ये आक्रमण करता तो दुश्मन की सेना इधर आती, और जैसे ही दुश्मन की सेना इधर आती तो इधर से ये कम आक्रमण कर देता। इस तरीके से पूरे इब्राहिम लोदी की सेना को कूच काच के बराबर कर दिया। दूसरा था रूमी पद्धति, उस्मानी पद्धति, ये तोप खानों के लिए था। इसमें क्या था कि कुछ सैनिक यहाँ पे, कुछ सैनिक यहाँ पे और कुछ सैनिक यहाँ पे, और बीच में तोप लगा देते थे। और काफी अच्छे से पानीपत के युद्ध में तोपों का उपयोग हुआ, जिस कारण पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय हुई। और चूंकि तोपखानों को चलाने के लिए भी काफी हुनर चाहिए, अनुभव चाहिए, तो इसके जो बेहतरीन तोपची थे, एक का नाम था मुस्तफा और दूसरा उस्ताद अली। उस्ताद अली, उस्ताद अली, ये दो मुख्य तोपची थे जो उस पानीपत के युद्ध में काफी अहम योगदान दिया। इस युद्ध के बाद उन्होंने के पास काफी धन संपत्ति आया जो उन्होंने लूटा। तो उन्होंने चांदी का, बाबर ने चांदी का सिक्के बनवाया, चांदी का सिक्के बनाया 1526 के युद्ध के बाद। युद्ध के बाद चांदी का सिक्का बनाया और काबुल के हर एक नागरिक को एक एक चांदी का सिक्का उन्होंने दिया, जिस कारण इसे कलंदर की उपाधि प्राप्त हुई। कलंदर की उपाधि मिली। कलंदर का मतलब जो
दान उन काफी देते हैं, तो इसलिए इसे कलंदर की उपाधि मिली। पानीपत के युद्ध के बाद जब पानीपत का युद्ध समाप्त हो गया, तब राणा सांगा ने कहा कि ठीक है, अब आप वापस चले जाइए। अब बात बाबर को रहने का तो खुद जगह था नहीं, तो वापस जाता कहाँ। बोला जी अब तो हम वापस जाएंगे नहीं, अब हम यहीं रहेंगे। तब राणा सांगा ने सेना इकट्ठा करना शुरू किया। तो इसके अंदर महमूद लोदी, जो इब्राहिम लोदी का भाई था, और आलम खां, आलम खां लोदी, इन्होंने निमंत्रण भेजा था इब्राहिम लोदी को मारने के लिए। आलम खां लोदी, राणा सांगा खुद, राणा सांगा, यही राणा सांगा देख सकते हैं, और मेदनी राय, सभी मिलकर उत्तर प्रदेश के आगरा के पास खानवा एक जगह, वहां पे जमा हुआ। तो चूंकि दिल्ली में तो पहले से बाबर था ही, यहाँ से वो आगरा पहुंचा, और आगरा में एक जगह है खानवा, वहां पे पहुंचा। इधर से ये पूरा गुट यहाँ पे पहुंचा। लेकिन बाबर को ये लग रहा था कि इससे हम हार सकते हैं उनके सैनिकों को। लेकिन बाबर सोचा पीछे जा नहीं सकते हैं अब, क्योंकि वहां रहने के लिए कुछ है नहीं, और इसके साथ लड़ाई करे अगर हार गए तब तो फिर खैर नहीं हमारा। लेकिन तो उन्होंने सोचा आगे भी गड्ढा है ही, पीछे भी गड्ढा है, इससे अच्छा चलो आगे ही कूदते हैं। तो उन्होंने निर्णय ले लिया कि अब हम खानवा महाराणा संग्राम सिंह इनका नाम था, राणा सांगा, इनसे युद्ध हम करेंगे। तो उन्होंने अपने सैनिक को मोटिवेट किया, इन्होंने जिहाद का नारा लगाया। सबसे पहले जिहाद शब्द का, यानी जिहाद का नारा लगाया, कहा अपने धर्म के लिए लड़ो, अपने धर्म को जीत दिलाओ, अपने धर्म के लिए लड़ाई करो। मुसलमानों पर जितने भी कर थे, टैक्स थे, सबको हटा दिया गया। शराब के खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तब जाके खानवा में राणा सांगा के नेतृत्व में ये चारों, महमूद लोदी, आलम खां लोदी, राणा सांगा और मेदिनी राय, इधर से बाबर, दोनों के बीच में भयानक युद्ध हुआ। और इस युद्ध में अंततः बाबर विजयी रहा, जिसमें राणा सांगा और मेदिनी राय मारे गए, और जबकि महमूद लोदी और आलम खां लोदी ये दोनों भाग के बिहार चले आए। तो 1526 में पानीपत का प्रथम लड़ाई हुआ। उसके बाद 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। तो खानवा के युद्ध में बाबर, और इधर से सिर्फ राणा सांगा नहीं, चार थे, राणा सांगा, महमूद लोदी, आलम खां लोदी और मेदिनी राय। उसके बाद उन्होंने 1528 में चंदेरी पर आक्रमण कर दिया, और चंदेरी के जो राजा थे वो मेदिनी राय ही थे, मेदिनी राय, और उसे मार के उस पर अधिकार कर लिया। अब महमूद लोदी जो भाग के बिहार आ गए थे, तो यहाँ पे बिहार और महमूद लोदी दोनों मिलकर इस पे पुनः बाबर ने आक्रमण कर दिया। इसे हम लोग घाघरा का युद्ध बोलते हैं। यह बिहार और यूपी के बॉर्डर पे है, और ये घाघरा का युद्ध
1529 में हुआ। इसमें लगभग 80% अफगान सैनिक को मार दिया बाबर। पूरी तरह से अफगान सैनिक खत्म नहीं हुए थे, और जो बचे हुए बिहार में अफगान सैनिक थे, अफगानी थे, उसी अफगानी में से एक शासक उभरा जिसका नाम था शेरशाह सूरी। और इस 1529 में, घाघरा युद्ध के बाद 1530 में इनकी बाबर की मृत्यु हो गई। यानी जिंदगी भर यह युद्ध ही, बचपन से लेकर 1530 तक, नहीं, जब तक वो मरे तब तक युद्ध ही लड़ते रहे। बाबर ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी, और उस आत्मकथा का नाम था तुजुक ए बाबरी, और ये तुर्की भाषा में लिखा हुआ था। तो सर्वप्रथम अकबर ने इसे फारसी में अनुवाद करवाया, जिसे बाबरनामा कहा गया। तो ध्यान रखेंगे, बाबरनामा फारसी में अनुवाद होने के बाद बाबरनामा है, और जो उन्होंने आत्मकथा लिखा उसको हम लोग तुजुक ए बाबरी कहते हैं, या तुर्की भाषा में। बाबरनामा के हिसाब से यानी बाबर के हिसाब से जब वो भारत आया, उस हिसाब से यहाँ 5 मुस्लिम राज्य और 2 हिंदू राज्य थे। वो कौन कौन से थे? तो वो राज्य थे, जो 5 मुस्लिम राज्य थे, वो एक थे दिल्ली, दूसरा मालवा, तीसरा गुजरात, चौथा बहमनी, और 5वां बांग्लादेश। ये 5 मुस्लिम राज्य थे, और 2 हिंदू, एक मेवाड़ राजस्थान और दूसरा विजयनगर। उन्होंने अपने बाबरनामा में ये भी कहा था कि उस समय के सबसे शक्तिशाली जो राज्य बताया वो विजयनगर था। सबसे शक्तिशाली राज्य विजयनगर को बताया। इस समय यहाँ के जो शासक थे वो कृष्णदेव राय थे। बाबर ने आराम बाग बनाया। ये 4 बाग शैली पे आधारित था, मतलब चौकोर। यानी यहाँ देख सकते हैं, जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो सब चौकोर है। तो चौकोर है, इसलिए इसे 4 बाग शैली कहा जाता है। इसका नाम आराम बाग है, जो कि आगरा में है। इसकी खासियत यह है कि इस डायरेक्ट नहर से सिंचाई होती थी। ये इसके अंदर जो भी पेड़ फूल पौधे लगे हुए थे, इसकी सिंचाई डायरेक्ट नहर से थी। यानी यहाँ पे माली जो है वो पानी लाके वहाँ पे नहीं डालता था, वहाँ डायरेक्ट नहर से इसकी सिंचाई थी। बाबर जब मरा 1530 में, तो इसे आराम बाग में ही दफनाया गया। लेकिन जो बाबरनामा था, जब अकबर ने अपने विद्वानों से, वो तो मूर्ख था, जब अकबर ने अपने विद्वानों से बाबरनामा को पढ़वाया, तो उसके अंत में लिखा था, उनके पिताजी का इच्छा है कि उनको काबुल में दफनाया जाए। तब जाके अकबर ने उस जगह पे खुदाई किया, और वहां से जो कुछ भी मिला उसको लेके काबुल में जाके दफनाया गया। ये आपका बाबरी मस्जिद है। इसी के बाबर के समय ही बनाया गया था बाबरी मस्जिद। इसके जो वास्तुकार थे, उनका नाम था मीर बाकी।